हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलुका आईएएस। माय नेम इज सूरज। तो आज हम जानेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। क्या स्कीम है ये और क्या इसके एडवांटेजेस हैं और इसके डिसएडवांटेजेस के साथ, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। तो फर्स्ट मलुका आईएएस टेस्ट सीरीज लाया है आपके लिए फॉर 2025 और ये आपको मेंटरशिप के साथ अवेलेबल है। टोटल 64 टेस्ट हैं इसके अंदर, जिसमें 34 प्रीलिम्स के और 30 आपको मिलेंगे मेंस के। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ऑफलाइन और ऑनलाइन जैसे आप चाहें इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस पे है, तो आप इससे अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं, राइट। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। सो बेसिकली काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर। अब ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या चीज़ है, तो आपको पता होगा कि इंडिया इज बेसिकली अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है दैट इज अबाउट इट्स इलेक्शंस। और ये जो इलेक्शंस होते हैं ये फ्री एंड फेयर होने चाहिए, बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी बायस के, ठीक है। ऐसे इलेक्शंस होने चाहिए और इन इलेक्शंस को करवाने की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इलेक्शन कमीशन की है। और इलेक्शन कमीशन अगर देखा जाए तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट। तो इसके साथ में ये जो इलेक्शंस हैं वो अगर आप देखोगे तो कई फॉर्म में भारत में होते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे यहाँ पे लोकसभा के इलेक्शंस हैं, ठीक है। नंबर वन दी लोकसभा। दूसरे आपको यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है, असेंबलीज के मिलेंगे। राज्य में जो हमारे पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है। और तीसरे लोकल लेवल पे मिलते हैं जिनको पंचायत या म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस कहा जाता है, जिसमें आप अगर देखोगे तो 73rd और 74th अमेंडमेंट भी बेसिकली इनको कहा जाता है। तो ये इलेक्शन, अब इन सब चीजों के इलेक्शन जो है वो अलग अलग टाइम के होते हैं। जैसे लोकसभा का अगर आप इलेक्शन देखोगे तो इसमें आपको स्पेसिफिकली मई और जून के आसपास होते हैं, ठीक है। हर 5 साल बाद ये इलेक्शन होगी। और दूसरे जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के हैं इनके इलेक्शन भी 5 साल बाद होते हैं, लेकिन इनकी टाइमिंग्स अलग अलग है, डिफर करती है। पहले मान लीजिए अगर लोकसभा के इलेक्शन हुए तो बीच में मान लो हर साल के कुछ महीनों में आप देखोगे कभी किसी स्टेट के इलेक्शन है, कभी उस स्टेट के इलेक्शन है, कभी फिर से उस स्टेट के इलेक्शन है। इसमें ज्यादातर सरकार जो है वो इलेक्शन में ही उलझ के रह जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो सरकार होती है वो स्टेट में भी इलेक्शन लड़ती है। उसके बाद ये खत्म होता है पंगा, तो ये लोकल एरिया के भी लग जाते हैं। लोकल एरिया म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन है, तो इसमें ज्यादातर जो गवर्नमेंट का ध्यान है वो इलेक्शन में ही रहता है, जिससे टाइम की वेस्टेज होती है, रिसोर्सेज की वेस्टेज होती है। और इसके साथ में जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं वो भी रुक जाती है, क्योंकि इसमें कोड ऑफ कंडक्ट भी लगता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर हम लोग एक टाइम पे ही सारे इलेक्शंस करवाएं तो उससे काफी ज्यादा जो फायदे हैं वो हो सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए क्या किया गया, ऐसा जानने के लिए कि ये भारत में फिजिबल है या नहीं भी है, तो इसके लिए स्पेसिफिकली जो कमेटी बनाई गई थी जिसको कोविंद पैनल के नाम से जानते हैं, भारत के जो एक्स राष्ट्रपति थे या पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने तो इसको ग्रीन सिग्नल दिया था अपनी रिपोर्ट के अंदर कि हम भारत के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ये भारत के फेवर में है। बट काफी पॉलिटिकल पार्टीज इस इशू को लेकर के, ठीक है, वो ये भी बार बार कहती हैं कि नहीं ये तो एंटी गवर्नमेंटल है, ये तो एंटी फेडरल है, एंटी डेमोक्रेटिक है। ऐसी कई सारी चीजें उसमें बताई गई। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सेज मांगे गए थे, जिसमें 21,558 रिस्पॉन्सेज मिले, और ज्यादातर अगर देखें तो 80% फेवर में है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए। और बाकी अगर आप देखोगे वो इसको एंटी फेडरल मानते हैं। फेडरल मतलब इसीलिए ऐसा ढांचा जिसमें पावर को दो सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, जहां पे हमारे पास दो अलग अलग सरकारें इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है। तो वैसे 47 पॉलिटिकल पार्टीज का रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जिसमें 32 फेवर में है और 15 पॉलिटिकल पार्टीज ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को अपोज किया है। अब इसके साथ ये भी देखा जाए कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस के फेवर क्या क्या है, कौन कौन फेवर कर रहा है और कौन ये कह रहा है कि दीज आर बेसिकली ये खतरनाक हो सकते हैं। तो पहले आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी इस बार जो 15 अगस्त हुई थी, तो वहां पे भी उन्होंने इस मामले को उठाया था कि वन नेशन वन इलेक्शन भारत में होने चाहिए, साइमल्टेनियस इलेक्शंस को किया जाना चाहिए। रामनाथ कोविंद जी फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं भारत के, इन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा था कि भारत में लोकसभा के, स्टेट असेंबलीज के और लोकल बॉडीज के एक साथ किए जा सकते हैं, इलेक्शंस करवाए जा सकते हैं।
तो इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है उसको, अभी की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशन के साथ में उन्होंने अमेंडमेंट्स प्रपोज किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फैसिलिटेट करें इन सारे चेंजेस को, राइट। अब देखिए, ये जो पूरा है कि जो रिकमेंडेशंस हैं, उन रिकमेंडेशंस के अंदर ये कहा गया है कि सबसे पहले तो आर्टिकल 82 के अंदर जो है वो अमेंडमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 82 ये कहता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि कोई डेट जो है वो अपॉइंट की जाए जिसमें कि हमारा जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस है वहां से वो शुरुआत करवाए जाए, ठीक है। वो हाउस ऑफ द पीपल के लिए भी हो, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए भी हो, तो कोई डेट जो है उसको लाया जाए, उसको रखा जाए, उसको उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया जाए, ठीक है। दूसरा, टर्म ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, कि कैसे हम, क्योंकि अब अलग अलग अगर आप देखोगे तो लेजिस्लेटिव असेंबली जिनके इस साल इलेक्शन हुए हैं, जैसे इस साल अगर आप देखोगे लोकसभा के हो गए, इस साल कुछ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी होंगे, अब ये 5 साल तक काम करेंगे सारे, लेकिन कुछ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अगले साल होंगे, कुछ के अगले साल होंगे, तो उनका तो जो टर्म है, ठीक है, उसको कैसे मैनेज करेंगे। हो सकता है उनके 2029 में, अभी 2 ही साल हुए हैं और सरकार बने हुए, 3 ही साल हुए इलेक्शन, क्योंकि 5 साल करना जरूरी है, तो उनको हम कैसे सिंक्रोनाइज करेंगे, ठीक है, कैसे हम इन चीज को लेकर के आएंगे, तो उसके लिए भी कुछ अमेंडमेंट जो है वो प्रपोज किए गए। इसके साथ अगर देखा जाए तो आर्टिकल 83 क्लॉज 2 जो है वो ये सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहा जाता है कि कोई भी जो लोकसभा है उसका 5 साल का पूरा टर्म होगा। सेम टू सेम वैसे ही 172 क्लॉज 1 में ये कहा गया है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनमें क्या है, उनमें भी हमारे पास 5 साल का होता है फर्स्ट सिटिंग से लेकर के, ठीक है, 5 ईयर तक पूरा टेन्योर वो पूरा लेकर के चलती है। अब इसको एक्सटेंड कैसे करना है, तो एक्सटेंड तो इमरजेंसी के टाइम पे किया जा सकता है, ये एक्सटेंड करना है, इसको छोटा करना है, उसके लिए मल्टीपल अमेंडमेंट चाहिए, और इसके साथ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, उसके अंदर भी अमेंडमेंट देख लेने की जरूरत है। अब भारत में साइमल्टेनियस इलेक्शंस क्या है, ये पहले हुए, जी हाँ, ये पहले हो चुके हैं भारत के अंदर। तो भारत में साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो एक इंडियन इलेक्शन साइकिल की तरह सिंक्रोनाइज जो है वो सिंक्रोनाइजेशन किया जा सकता है। और वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो वोटर होगा वो एक दिन घर से निकलेगा और एक ही दिन वो तीनों जगह वोट देगा, यानी वो सेंटर के लिए वोट देगा, वो स्टेट के लिए वोट देगा और वो लोकल इलेक्शंस के लिए भी वोट देगा। तो इससे ये माना जाता है कि बेसिकली इससे काफी अच्छी वोटिंग चांसेस भी हो सकते हैं, राइट। हिस्ट्री में पहले हुआ है तो डिसोल्यूशन ऑफ द इलेक्शंस, तो कई बार क्या हुआ है कि जो कई सारी सेवरल लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उनको डिसॉल्व किया गया 1968 में, 1969 में, ठीक है, 1970 में, जिससे एक साथ इलेक्शन फिर करवाए भी गए बाद में, उसके साथ में रिवर्टिंग टू दी साइमल्टेनियस इलेक्शंस, ठीक है। तो ये कई बार जो है वो इलेक्शन कमीशन की जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें, लॉ कमीशन रिपोर्ट है, उसमें भी कई बार इसको सपोर्ट किया गया है। क्या और देशों में ये सब होता है, तो साउथ अफ्रीका के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पे 5 साल के बाद, ठीक है, जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और नेशनल गवर्नमेंट है उनके साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाए जाते हैं। सेम स्वीडन में भी ऐसे एक डेट जो है वो फिक्स की जाती है, मोस्टली संडे, उस दिन सारे इलेक्शंस करवा लिए जाते हैं, चाहे वो नेशनल लेजिस्लेचर के हो, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के हो, लोकल बॉडीज के हो या म्युनिसिपल असेंबलीज के हो, सबके एक साथ करवा देंगे। यूके के अंदर अगर देखोगे तो यूके में पार्लियामेंट सुप्रीम है, जो पार्लियामेंट ने कह दिया वही होता है, तो उसमें वो फिक्स टर्म में पार्लियामेंट की रखते हैं एक्ट ऑफ 2011 के अंदर, जिससे वो क्या करते हैं स्पेसिफिकली यहाँ पे इलेक्शंस करवा लेते हैं। अब आर्गुमेंट इसकी फेवर में सबसे पहला ये है कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करेगा। तो देखो, जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस को लाया जाता है अलग अलग जगह से, ठीक है। मान लो कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन है तो केरला से पुलिस आ रही है, कर्नाटका से आ रही है, कुछ नॉर्थ ईस्ट से भी एडिशनल ट्रूप्स को मंगवाया जाता है जो सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं, ठीक है, और साथ में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में हेल्प करते हैं, तो उनको दूर से बुलाते हैं। और मॉडल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, तो उसके साथ में अगर आप देखोगे तो जो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं उनमें हम कोई नया पैसा नहीं दे सकते, कोई नई स्कीम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, जिससे कई बार कॉस्ट भी क्या करती है, बढ़ जाती है प्रोजेक्ट्स की, ये दिक्कत देखने को मिलती है। इसके साथ में कॉस्ट सेविंग फॉर द पब्लिक, अब लोगों को बार बार क्या करना पड़ता है, इलेक्शंस के लिए घर जाना पड़ता है, कई बार वैसे तो वो जाते नहीं, अगर जाते हैं तो उसके लिए पैसा लग जाता है, छुट्टी लेनी पड़ेगी, ठीक है, पहले छुट्टी के पैसे कटवाओ, फिर जाकर के वहां, ठीक है, इलेक्शन दो, फिर उससे मतलब जब जाएंगे तब भी खर्चा होगा। तो ऐसे पूरे केस के अंदर अगर देखें
तो यहाँ पे अगर एक साथ एक ही बार में इलेक्शन होंगे तो लोगों का पैसा भी क्या है, बचेगा। उसके साथ मैन पावर रिडक्शन, तो बार बार अगर आप टीचर्स को इन्वॉल्व करोगे, ठीक है, बार बार आप आशा वर्कर्स को इन्वॉल्व करोगे, आप काफी सारे जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट के साथ में मैन पावर अरेंजमेंट भी करने पड़ते हैं, तो इससे हमें थोड़ा फायदा हो सकता है अगर इलेक्शन एक साथ हो, ठीक है। गवर्नेंस इंप्रूव हो सकती है, बार बार गवर्नमेंट आपकी इलेक्शंस में नहीं उलझेगी। वोटर टर्नआउट, यानी कि सबसे मेन चीज ये है कि अभी जो वोटर टर्नआउट है वो काफी कम रहता है। इस बार तो काफी कम हो गया था, गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ी थी, लोग बाहर ही नहीं निकल रहे थे, तो उन्होंने वोट ही नहीं दिया। तो इस केस में अगर एक बार इलेक्शन हो रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, हायर वोटर टर्नआउट हो सकता है। अगर ये होगा तो डेमोक्रेसी के लिए संजीवनी से कम नहीं होगा, राइट। दूसरा, इंप्रूव एडमिनिस्ट्रेशन, रिड्यूस पॉलिसी पैरालिसिस। तो पॉलिसी पैरालिसिस में क्या है कि जी एक सरकार आई, उसने कोई पॉलिसी स्टार्ट करी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट वालों में कोई और सरकार थी, 2 साल तक इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई, फिर 2 साल बाद सरकार बदली तब जाके वो इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हुई। तो इससे जो पॉलिसी पैरालिसिस है ये भी खत्म होगा, देश में तरक्की होगी, एक साथ लोग काम करेंगे। अब अगेंस्ट में ये कहते हैं कि जी अगेंस्ट फेडरलिज्म की स्पिरिट के अगेंस्ट है। ये जो फंडामेंटल टेनेट्स है हमारे फेडरलिज्म के, उसमें ये इनकॉर्पोरेट नहीं होता, ठीक है। तो हम कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इसको फिट करने की कोशिश करेंगे। उससे बड़ी बात टेन्योर है, तो टेन्योर में कई बार क्या होता है, कुछ कुछ सरकारें ऐसी भी आती हैं जिनके पास प्रॉपर सीटें नहीं होती, वो किसी और के सपोर्ट से आ जाती है। एक बार इलेक्शन हुए, बाद में दूसरी बार इलेक्शन हो गए उनके, ठीक है, अगर बीच में करवाने पड़े तो उसके बाद उनका टेन्योर क्या होगा, क्या वो 5 साल का रहेगा या फिर वो 4 साल का ही रहेगा, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन इसके अंदर आता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज, क्योंकि मल्टीपल अमेंडमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो इनको अमेंडमेंट कैसे किया जाएगा जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको भी एक चैलेंज होता है। अब इसमें ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू केशवानंदा भारती केस में कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर पे तो ऑलरेडी डिबेट्स हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक है क्या, ठीक है, जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के नाम से भी जानते हैं। दिस इज बेसिकली अ जुडिशियल, ठीक है, जुडिशरी की इंटरप्रिटेशन की वजह से ये पूरी डॉक्ट्राइन निकली है। तो पहले ये चैलेंज में, अब उसमें 83, 85, 172, 174, 356, इन सब के अंदर अमेंडमेंट्स की जरूरत है, काफी कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाती है। अब जब लोकसभा जो है वो अगर प्रीमेच्योरली डिसॉल्व हो गई तो स्टेट में सरकारों का क्या होगा, क्या वहां पे फिर नो कॉन्फिडेंस, अगर यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो उसमें क्या चलेगा। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो उसमें काफी दिक्कत हुई थी, 13 दिन की सरकार अगर आप देखोगे तो देखने को मिली थी। इसके साथ में रीजनल पार्टीज पे इम्पैक्ट होगा, ठीक है। अगला, प्रैक्टिकली काफी डिफिकल्ट हो सकता है ये। तो ऐसी रिकमेंडेशन जो है वो लॉ कमीशन ने वर्किंग पेपर में दी थी कि साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है इनको एक तरह से रिस्टोर किया जा सकता है अमेंडमेंट्स के थ्रू, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एंड रूल्स एंड द प्रोसीजर्स ऑफ द लोक सभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। तो उसमें बताया, अब ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है शेड्यूल 10 में, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई चुन करके आता है लेकिन वो उसके लिए लॉयल नहीं रहता, ठीक है, वो किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करना स्टार्ट करता है, एंटी पॉलिटिकल पार्टी एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देता है, तो उस केस में इसका कितना असर रहेगा, तो ये एक तरह से डाइल्यूट भी हो सकता है, ठीक है। तो अच्छा आइडिया है वन नेशन वन इलेक्शन का, लेकिन भारत की डेमोक्रेसी में किस तरह से फिट होगा, तो इसके लिए बहुत सारी डिबेट्स एंड डिस्कशंस की जरूरत है, ठीक है। इसको हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक बार बोल दे कि नहीं बाय 2029 से यही होगा, तो वो तो एक साइड हो गया, वन साइड हो गया, बट दिस हैज टू बी डिस्कस्ड एट एवरी पॉइंट, ठीक है। उससे जो पता चलेगा तभी हम बना सकते हैं। और इसके साथ में स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो यहाँ करने पड़ेंगे वो एक तरह से कर्टेल भी कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के टेन्योर को, टर्म्स को, ठीक है। 6 मंथ पहले भी हो सकता है या बाद में भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है उसमें काफी डिस्कशन के लेवल पे है, ठीक है, तो इनको करना चाहिए, राइट। सो आज का ये बेसिकली क्वेश्चन है आपके लिए कि discuss the advantages and disadvantages of the conducting simultaneous election for the Lok Sabha and the state legislative assemblies in India, ठीक है। जरूर आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, ठीक है। मलुका आपके लिए लाया है मंथली टू द पॉइंट प्रीलिम्स 25 फोकस्ड मैगजीन, जिसमें काफी डायग्राम्स इंक्लूड किए हैं, फ्लो चार्ट्स इंक्लूड किए हैं, और आपके लिए काफी हेल्पफुल ये मैगजीन हो सकती है, आपकी तैयारी को शार्प कर सकती है। 29 रुपीज में आपको पीडीएफ अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश में मिलेगा, इसको आप इससे अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।